मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? ये है ओवैसी साहब जो कानून का पाठ आम मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने खुद हैदराबाद में 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। अब कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से मस्जिदों और मदरसों को गिराया जा रहा है। वैसे ये लंबे वक्त से ये बयान हर सार्वजनिक मंच से दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूपी में तो काफी वक्त से मस्जिद और मदरसों पर जो सरकारी जमीनों पर बनी है, गैर कानूनी तरीके से बनी है, उन पर बुलडोजर चल रहा है। आपकी नींद अब क्यों खुली है? क्यों आपको याद आया कि योगी सरकार यूपी में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है? अब तक आप कह रहे थे जी हाँ, क्योंकि यूपी में चुनाव आ गया है, इसलिए ओवैसी साहब को मुसलमानों की याद भी आ गई। वैसे ओवैसी इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ बता रही है कि ओवैसी कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो क्या है ओवैसी का यूपी प्लान? क्यों मुसलमानों में बढ़ रहा है उनका क्रेज? अपने इस खास शो में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान, मैं हूं परवीन। यूपी के मुरादाबाद से उठी सियासत की ये आवाज अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंज रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद ग्राउंड से योगी सरकार पर बेहद तीखे हमले किए। मस्जिदों, मज़ारों और कब्रिस्तानों को लेकर उठे विवाद पर ओवैसी ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकुर द्वार तहसील में 36 मस्जिद, मदरसे, मज़ार और कब्रिस्तान को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ओवैसी ने अपने भाषण में अतीक अहमद एनकाउंटर, बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान खान की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या मुरादाबाद का ये मुद्दा अब यूपी की सियासत में नया विवाद पैदा कर गया? क्या ओवैसी के आरोपों में चुनावी समीकरण बदलने की ताकत है? और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है? लेकिन सबसे पहले ओवैसी का ये बयान देखते हैं। ये सरकार की जमीन है, अरे याद रखो, ये तुम्हारा जुल्म अब चलने वाला नहीं है। हम ना कभी तुम्हारे जुल्म से डरे, ना कभी डरने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तुमने अतीत को गोलियां मार दी, तुमने मासूम बच्चों का एनकाउंटर कर दिया, तुमने 100 की तादाद में बुलडोजर लगाकर घर को तोड़ दिया, तुमने जिंदगियां बर्बाद की, मगर याद रखो, हम सिर्फ डरने वाले अल्लाह से हैं। तो ओवैसी साहब ने खुले मन से ऐलान तो कर दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। वो किसी को यहाँ पर चुनौती भी नहीं दे रहे, क्योंकि मुसलमानों को भड़काने का ही उनका काम है और वो इसमें बाखूबी महारत हासिल कर चुके हैं। ये उनकी सियासत का एक बड़ा स्टाइल भी है। अब इन्होंने यूपी के मीट कारोबारियों पर भी बड़ा बयान दिया। देखिए क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब। और 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है, उससे बीजेपी इतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ, ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है। तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनावों से पहले मुद्दों की तलाश तेज है। मुरादाबाद में AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जामा मस्जिद ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रदेश में मस्जिदों, मज़ारों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर धर्म, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई है। योगी सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, वैसे उनके पास इन आरोपों का कोई आधार तो नहीं है, कोई तर्क तो नहीं है, लेकिन तर्कहीन बयान उनके जरूर सामने आए।
ओवैसी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि मुरादाबाद की ठाकुरद्वार तहसील में 36 मस्जिदें और मदरसे, मजार और कब्रिस्तान को लेकर सरकार ने जो नोटिस भेजा है वो गैर कानूनी है। लेकिन वो किस बिहाव पर ये कह रहे हैं, इसके एवज में उनके पास क्या आधार है, क्या तर्क है, वो नहीं बता पाए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर कोई धार्मिक स्थल दशकों या 100 सालों से मौजूद है तो उस पर एक्शन किस आधार पर किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। योगी सरकार ने साफ कहा कि उनके पास इसके पूरे दस्तावेज मौजूद हैं कि ये मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान जो हैं वो सरकारी जमीन पर बने हैं। ओवैसी ने अपने भाषण में अतीक अहमद एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र करते हुए सरकार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया, जिसको लेकर यानी कि कानून व्यवस्था में योगी सरकार से बढ़कर अभी तक कोई सीएम नहीं है, बल्कि यूपी की जनता, खुद मुसलमान ये मानते हैं कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को जितनी मजबूती से लागू किया और जिसमें पारदर्शिता को दर्शाया है वो कोई नहीं कर पाया है। लेकिन उसके बावजूद ओवैसी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और माफिया जिन्होंने गुंडा राज किया, जिन्होंने मुसलमानों को तंग किया, मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया, वो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को भी घेरते हुए ठाकुरद्वार के सपा विधायक नवाब जान खान की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। राजनीति के जानकारों की नजर में ओवैसी का यह हमला सिर्फ एक स्थानीय यानी लोकल इशू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। AIMIM लंबे वक्त से मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में धार्मिक स्थलों और समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाकर ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक जो है वो करीब 19% के आसपास माना जाता है और कई विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि 2027 चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल मुसलमानों को साधने की रणनीति बना रहा है, खासतौर से विपक्ष। समाजवादी पार्टी खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विपक्षी विकल्प के तौर पर पेश करती है, जबकि AIMIM लगातार सपा पर आरोप लगाती रही है कि वो मुसलमानों के मुद्दे पर आक्रामक नहीं है, वो अक्सर मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश रहते हैं। बीजेपी की चुनावी रणनीति भी कानून व्यवस्था, विकास, प्रशासनिक शक्ति के मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित है। पार्टी समर्थक इन कार्रवाइयों को अवैध कब्जों और नियमों के खिलाफ कदम बताते हैं, जबकि विपक्ष इन्हें चुनिंदा यानी एक विशेष खास वर्ग के खिलाफ टारगेटेड अटैक बताते हैं, यानी कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। मुरादाबाद का ये विवाद आने वाले दिनों में यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बन सकता है। सवाल यह है क्या ओवैसी का ये दांव 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोटों के समीकरण को प्रभावित करेगा? क्या AIMIM सपा के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी या फिर बीजेपी और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला बना रहेगा? फिलहाल मुरादाबाद में उठी आवाज ने यूपी 2027 चुनाव की सियासी पटकथा में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। अखिलेश यादव की खामोशी पर ओवैसी का वार। उत्तर प्रदेश की सियासत में धार्मिक स्थल यानी खासतौर से मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानकाह को लेकर फिर राजनीतिक हलचल तेज है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में अपनी जनसभा के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि यूपी में मस्जिदों, दरगाह और मज़ारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उनसे उनकी दरगाहें और इबादतगाह उनसे छीने जा रहे हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक और भी विवाद खड़ा हो गया, जिसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर साफ पड़ सकता है। जामा मस्जिद ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कई चीजें ऐसी उठाई जो उनकी तरफ भी इशारा करती है। उन्होंने वक्फ बोर्ड तक का जिक्र कर दिया और वक्फ के मामले में खुद ओवैसी साहब घिरे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुरादाबाद की जो तहसील है उसमें कई मस्जिदों, कम से कम 36 मस्जिदों के उन्होंने आंकड़े दिए हैं जो गैर कानूनी तरीके से गिराए जा रहे हैं, यानी कि एक्शन की, बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर कोई धार्मिक स्थल लंबे वक्त से मौजूद है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस कानूनी आधार पर की जा रही है। AIM प्रमुख ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने सपा विधायक नवाब जान खान की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मुसलमान से जुड़े मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो इनका जवाब कौन देगा। ओवैसी लगातार सपा पर आरोप लगाते रहे कि वो मुस्लिम वोटरों के समर्थन के बावजूद उनके मुद्दों पर
कोई भी किसी तरह का आक्रामक रुख नहीं अपनाते। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ओवैसी का यह बयान 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से और उनके एक बड़े प्लान का हिस्सा है। AIMIM लंबे वक्त से मुस्लिम वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिहार में भी बाखूबी ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में किया, उससे कौन नजरअंदाज कर सकता है। वो जानते हैं कि पश्चिमी यूपी के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर सत्ता का रास्ता भी तय हो सकता है। अगर वो यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाने में सफल रहते हैं तो इससे न सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, बल्कि उनका जनाधार और बड़ा होगा। यानी राष्ट्रीय राजनीति में भी ओवैसी की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। चलो, वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सरकार की कार्रवाई कानून और नियमों के तहत है। पार्टी अवैध कब्जों और प्रशासनिक कार्रवाई को विकास और कानून व्यवस्था से जोड़कर पेश करती है। दूसरी तरफ विपक्ष इन कार्रवाइयों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। मुरादाबाद का ये मामला अब सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि यूपी की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी इस मुद्दे के जरिए मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा, या फिर यह मुद्दा चुनावी माहौल में सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा? आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में इस मुद्दे की दिशा काफी अहम साबित हो सकती है। मुरादाबाद से उठी मस्जिद दरगाह की सियासत अब उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ओवैसी ने जहां सरकार पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठा दिए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज है। ओवैसी इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं, तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी अपने अपने तरीके से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या मस्जिद दरगाहों का मुद्दा यूपी की चुनावी राजनीति में बड़ा फैक्टर बनेगा? क्या ओवैसी की रणनीति सपा के समीकरणों को प्रभावित करेगी, या फिर चुनावी मैदान में ये मुद्दा सिर्फ एक सियासी बहस बनकर रह जाएगा? मुरादाबाद से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति को कितना प्रभावित करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन फिलहाल ओवैसी साहब ने अपना बड़ा दांव चल दिया है। तो यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।